नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में और हमारे स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज़ में, जिसमें आज हमारा 27वां सेशन है। और हम लोगों ने पिछले सेशन में भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के बारे में चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे रॉयल इंडियन नेवी, शाही जो नौसेना थी भारत की, उसने जो विद्रोह किया था 1946 में, उसके बारे में। ठीक है, उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दें कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दें कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। एम आई ऑडिबल? प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है। आवाज़ ठीक है? चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो सबसे पहले आप में से जो बच्चे सेशन में आ चुके हैं और आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो, तो सभी लोग जल्दी से सबसे पहले जो है सेशन को लाइक कर दें। प्लीज़ सेशन को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। आप जहाँ भी, जैसे भी, जिसके भी साथ इस सीरीज़ को, इस सेशन को शेयर करना चाहते हैं, शेयर ज़रूर करें, है ना। और शेयर करने के साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद चंचल कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, आपका अपना चैनल है और ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आने वाले समय में भी जितने भी वीडियोज़, सेशंस इस चैनल पर होने वाले हैं, यदि आप देखना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। और यदि आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चंचल कुमार सर ऑफिशियल के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहां आप लोगों को बहुत सारे जो है नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह सब मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करें। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की हमारी क्लास का एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले शाही नौसेना के विद्रोह से। शाही नौसेना का विद्रोह दरअसल ब्रिटिश भारत में या भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दरअसल ये विद्रोह इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है। यदि आप यूपीएससी मेंस का पेपर देखेंगे 2012 का, तो आपको शाही नौसेना का विद्रोह वहाँ पर मिल जाएगा। यूपीएससी में पूछा गया है जीएस पेपर 1 में शाही नौसेना के विद्रोह के बारे में। तो इसी विद्रोह के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ये विद्रोह क्या था, ये विद्रोह किन्होंने किया, किसने किया, क्यों किया और इस विद्रोह में क्या क्या हुआ। क्योंकि ये विद्रोह बड़ा व्यापक था, बड़ा ही, ठीक है, इसका प्रचार प्रसार भी हुआ काफ़ी ज़्यादा, इसने काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजों को परेशान भी किया। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम राजगोपालाचारी फार्मूले पर चर्चा करेंगे और हम लोग वेवेल प्लान पर भी नज़र डालने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि सेशन की शुरुआत करें, आप सभी को पता है कि शाम को इसके बाद एक सेशन मेरा अभी और चल रहा है। हमारा वो सेशन 3 से 4 बजे तक होता है और वो प्रैक्टिस सेशन है, अब की बार प्रीलिम्स पार। ठीक है, डेली हम लोग एक सब्जेक्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने प्राचीन भारत के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आप सभी ने देखा होगा कि क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत अच्छा है। तो यदि आप डेली प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, 12 से 1 में हम लोग थियोरी पढ़ते हैं और 3 से 4 में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो अगर आप लोग उस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 बजे लाइव आ जाइए। बहुत सारे बच्चे आने लगे हैं और यहाँ आप जब आंसर्स देते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है, प्रैक्टिस भी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। आज का टॉपिक तो पता है ना, आज किस चीज़ का टेस्ट है, सबको पता होगा। आज का हमारा टेस्ट पॉलिटी से जुड़ा है और हम मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो, तो शाही नौसेना का विद्रोह 1946 की बात है। दरअसल आप सबने देखा होगा कि भारत में जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन
आप कभी कभी सोचते होंगे कि मुट्ठी भर अंग्रेज ना भारत जैसे विशाल देश के ऊपर राज कर रहे थे, हमारी जनसंख्या उनकी जनसंख्या की तुलना में कई गुना थी, बहुत अधिक जनसंख्या हमारे पास थी, उसके अलावा हमारा क्षेत्रफल भी ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप देखोगे कि जो अंग्रेज है ना वो भारत पर शासन करने में कामयाब हो पा रहे थे, वो भारत पर राज कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण हम ही थे। दरअसल अंग्रेज जो भारत में शासन कर रहे थे वो हमारी ही सहायता से कर रहे थे, हम ही उनको मदद कर रहे थे शासन चलाने में। पूरा ब्रिटिश अगर आप देखें भारत में जो ब्रिटिश राज रहा इतने सालों का, तो वो 3 स्तंभों के ऊपर खड़ा था। ठीक है, कौन कौन से 3 स्तंभ हैं मैं आपको बताता हूँ। पूरा ब्रिटिश शासन भारत में 3 स्तंभों पर खड़ा था। पहला स्तंभ जो है वो है सेना, ठीक है, सेना। दूसरा स्तंभ था पुलिस और तीसरा स्तंभ था प्रशासन। ये वो 3 पिल्लर थे जिन पर भारत में अंग्रेजों का शासन टिका हुआ था या इनकी सहायता से भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। कौन कौन? सेना, सेना ने भारत के कई सारे लोग उस सेना में शामिल थे। हमने ही अंग्रेज जो है उनको भारत में विस्तार करने में सहायता की, हमने ही उनके लिए युद्ध लड़े, अपने लोगों से लड़े और सेना के द्वारा भारत में अंग्रेजों ने विजय पताका फहराई, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने समय समय पर विद्रोह का दमन किया, आंदोलनों का दमन किया, लोगों को डराया धमकाया, उनके ऊपर अत्याचार किए, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बोलने से लोगों को रोका गया, है ना। और तीसरा प्रशासन। तो इस तरीके से ये जो 3 स्तंभ थे इन पर ये टिका हुआ था। तो सेना एक महत्वपूर्ण स्तंभ थी, अंग थी भारत में ब्रिटिश शासन का। और यहाँ आप देखोगे कि सेना में ही विद्रोह हो गया। दरअसल ये जो विद्रोह है ना ये भी एक सेना से ही जुड़ा है, ये नौसेना से जुड़ा हुआ है। तो जब किसी जो है साम्राज्य में सेना ही आपके खिलाफ हो जाए तो सोचिए कि आप कैसे शासन चला सकते हैं। यहीं पर आप देखोगे कि एक शाही नौसेना का विद्रोह हमको 1946 में दिखाई देता है। ये विद्रोह किसने किया? ये विद्रोह किया कुछ नौसैनिकों ने, है ना, जिसे रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था, शाही भारतीय नौसेना। ये लोग नौसेना में काम करते थे, ब्रिटिश भारत में नौसेना में ये ठीक है उससे जुड़े हुए थे। तो बॉम्बे के बंदरगाह पर एक नौसैनिक प्रशिक्षण जहाज था HMIS तलवार। इस जहाज से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। क्यों हुई? इस तलवार पर नाविक जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। अब आप सोचिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार के लिए काम करने वाले नौसेना के कर्मचारियों ने, सैनिकों ने क्यों उनका विरोध किया? दरअसल विरोध इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनके साथ ज़बरदस्त भेदभाव कर रही थी हर तरीके से, खान पान में, रहन सहन में, ये तो था ही सही, वेतन में, सुविधाओं में। इसके अतिरिक्त नस्लवादी भी था, मतलब एक भारतीय और एक अंग्रेज सैनिक में ज़बरदस्त भेदभाव था। मतलब एक अंग्रेज सैनिक को भारतीय सैनिक की तुलना में अच्छा वेतन दिया जाता था, अच्छी सुविधाएं दी जाती थी, अच्छा खाना दिया जाता था। भारतीय सैनिक के साथ सौतेला व्यवहार होता था। ऐसा नहीं है कि भारतीय सैनिक मेहनत कम करता था या भारतीय सैनिक उनके लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि उनसे ज़्यादा काम ये भारतीय सैनिकों से लेते थे, इनसे कोल्हू के बैल की तरह काम करवाते थे, इनका शोषण करते थे, लेकिन बदले में इनको कुछ भी नहीं देते थे। एक अंग्रेज सैनिक को श्रेष्ठ माना जाता था क्योंकि ये रंग भेद के भी शिकार थे, नस्ल भेद के शिकार थे, क्योंकि वो गोरे थे, यूरोपियन थे, तो उनको सम्मान दिया जाता था, भारतीयों को सम्मान नहीं दिया जाता था। सैनिकों की कई शिकायत थी। आप सोचिए कि आप किसी ऐसे दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं जहां आपसे दिन रात मेहनत करवाई जाती है ना, आप जी जान से काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो बॉस हैं, बॉस के ही परिवार के कुछ लोग और दफ्तर में काम कर रहे हैं। अब बॉस उनसे ज़्यादा काम भी नहीं करवाता है, आपसे ज़्यादा वेतन सैलरी उनको देता है, आपसे ज़्यादा छुट्टियां देता है, सुविधाएं देता है, और सबसे बढ़कर आपसे ज़्यादा उनको सम्मान देता है, इज्जत देता है। क्या आप ऐसी जगह पर काम करना पसंद करेंगे? डेफिनेटली नॉट। कोई भी करना नहीं चाहेगा। जब सम्मान नहीं है, जब अच्छी सुविधाएं नहीं है, जब अच्छी वेतन आदि नहीं मिल रहे हैं, तो क्यों करेगा कोई व्यक्ति काम? तो इन सैनिकों ने क्या किया, इन्होंने नस्लवादी व्यवहार, और ये नस्लवादी व्यवहार अंग्रेज 1857 के पहले से करते आ रहे थे।
आपने 1857 का विद्रोह तो पढ़ा ही है। 1857 का विद्रोह भी इसी चक्कर में हुआ था। सैनिकों को यही दिक्कतें थी कि वो भारतीय सैनिकों के साथ में ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे, ऐसा गलत व्यवहार करते थे, भेदभाव करते थे। ठीक है, तो एक तो नस्लवादी व्यवहार और दूसरा खान पान की सुविधाओं में कमी। व्यक्ति जब देश के लिए लड़ रहा है, सेना में काम कर रहा है, जान तक कुर्बान करने को जो है तैयार है, जान की बाजी लगाने को तैयार है, तो सोचिए उसको बदले में अच्छा खाना नहीं मिले तो कैसा फील होगा। बस इन्होंने विरोध किया और इसी बीच एक नाविक जिसका नाम था वीसी दत्त, है ना, इसी बीच इन्हीं में से एक सैनिक जिसका नाम था वीसी दत्त, उसने उस जहाज की, जिसका नाम मैंने आपको बताया तलवार था, उस जहाज की दीवार पर लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, उस नाविक ने क्या किया, उसने जहाज की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया। उस समय मैंने आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन हो चुका था और अब हम सिर्फ एक ही मूड में थे कि अंग्रेज भारत से चले जाएं, अंग्रेज भारत को छोड़ दें। तो उसने क्या किया, उसने लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो और उसको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। भाई आपको पता है सेना में डिसिप्लिन की बड़ी वैल्यू होती है, अनुशासन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप पूछेंगे सेना में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, डिसिप्लिन। सेना में बिना डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के कुछ नहीं हो सकता। तो जब उसने ऐसा लिखा तो इसको अनुशासनहीनता मानी गई, इसको एक प्रकार से राजद्रोह माना गया और उसको गिरफ्तार कर लिया। अब जब उसको गिरफ्तार किया तो मामला जो है वो बिगड़ गया। कई सारे नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने साथी को छोड़ने की मांग करने लगे कि ये गलत बात है कि आप उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसा क्या लिखा उसने, अंग्रेजों भारत छोड़ो यही लिखा ना, तो सही तो लिखा, छोड़ क्यों नहीं देते हो भारत। तो कई सारे शाही भारतीय नौसेना के सैनिकों ने भी उसको रिहा करने की मांग की। और यहाँ क्या होता है ना, यहाँ कुछ चीज़ें और जुड़ जाती है। एक गुस्सा तो था ही कि हमारे साथ खान पान में भेदभाव हो रहा है, वो तो था ही, सारी चीज़ों में सुविधाओं में भेदभाव है। दूसरी शिकायत, हमारे सैनिक को, हमारे साथी को गिरफ्तार कर लिया बेवजह। तीसरी शिकायत, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम वैसे भी चाहते हैं कि आप भारत छोड़ दे। चौथी शिकायत, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक, आज़ाद हिंद फौज वाला मामला पिछली बार बताया था मैंने आपको। आज़ाद हिंद फौज जो है ना, उसके जो सैनिक पकड़ लिए गए थे जापानियों के साथ, जिनको युद्धबंदी बनाया गया था, मैंने बताया था उनके ऊपर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। तो ये लोग अपनी मांग के साथ उनको छुड़ाने की मांग भी जोड़ लेते हैं। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के बंदियों को भी रिहा करने की मांग की। मतलब अब सिर्फ ये नौसेना तक नहीं जुड़ी थी बात, अब इन्होंने कहा कि आज़ाद हिंद फौज के लोग भी तो सेना के ही लोग थे, वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे लिए लड़ रहे थे, देशभक्त हैं। तो उस समय आज़ाद हिंद फौज के लोगों को छोड़ने की जो मांग पूरे भारत में चल रही थी, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ने की मांग भी जोड़ दी। तो इन्होंने ये भी मांग की कि आज़ाद हिंद फौज के बंदियों को रिहा कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को भी वापस बुलाया जाए। जिन सैनिकों को आपने इंडोनेशिया में मरने के लिए छोड़ दिया है, परेशान होने के लिए छोड़ दिया है, उनको भी वापस बुलाया जाए, ये मांग भी साथ में जोड़ दी गई। तो आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए शाही नौसेना जो विद्रोह हुआ था भारत में 1946 में, तो इनकी क्या क्या मांगे थी, समझ में आ गया क्या क्या मांगे हैं। फिर से बता रहा हूँ, भेदभाव समाप्त किया जाए, किसी तरह का नस्लवादी, खान पान, वेतन, सारा भेदभाव खत्म हो, हमारे साथियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भी छोड़ दिया जाए, उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाए, और हमारे जो साथी इंडोनेशिया में भारतीय सैनिक हैं उनको वापस बुलाया जाए। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हो गया शाही नौसेना के विद्रोह की मांगे, ये इन्होंने डिमांड की। देखते देखते विद्रोह जो है अन्य जहाज़ों पर भी फैल गया। अब क्या हुआ कि कहते ना कि एक के साथ दूसरा भी रंग बदलता है। तो जब यहाँ पर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी तो एक नहीं, ऐसे फिर भारत में नौसेना के अन्य जहाज़ों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। ये विद्रोह आग की तरफ फैलने लगा और कई सारे अन्य जहाज़ों पर भी जो है इसका प्रसार हो गया और नाविकों ने सरकार के आदेशों को मानने से मना कर दिया। अब जैसे 1857 के विद्रोह में सैनिक आर पार की लड़ाई के मूड में थे ना, देखो वो भी सैनिक और ये भी सैनिकों का ही मामला है। 1857 के विद्रोह में
हमारे यहाँ पर सैनिकों ने कुछ ऐसी ही मांगे की थी, और वो भी आपको पता है कि मेरठ में शुरुआत हुई और मेरठ के बाद में फिर वो अलग अलग जगह पर फैल गया था। वहाँ भी वही हुआ था कि उन्होंने उनकी आदेश को मानने से इनकार कर दिया, उनके ऊपर गोलियां चला दी। यहाँ भी सैनिकों ने क्या किया, यहाँ भी सैनिकों ने अपने सरकार के आदेश को मानने से मना कर दिया। तो इस प्रकार से 1857 का विद्रोह भी जो है ना, एक सैनिक असंतोष के माध्यम से आपको दिखा होगा कि वहाँ सेना में असंतोष था और यहाँ भी सेना में असंतोष था। वहाँ थल सेना थी, यहाँ नौसेना है। तो इस प्रकार से ये विद्रोह भी वैसा ही था। तो जिस प्रकार से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था 1857 के बाद, क्या हुआ, 1857 के बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। ये सब आपने इतिहास में पढ़ा होगा। फिर ताज का शासन शुरू हुआ। यहाँ ये विद्रोह जो है, इसके बाद भारत आज़ाद हो गया। तो सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी, ठीक है। और 1857 के विद्रोह के बाद विलय और विस्तार की नीति को त्यागना पड़ा। आपको याद होगा कि 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन जब समाप्त हुआ था, कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे परसों, 1 नवंबर 1858 की बात है। कब की बात है? 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का पहला वायसराय बना, उसने प्रयागराज में, इलाहाबाद में ब्रिटेन की महारानी की घोषणा पढ़ के सुनाई थी कि अब हम विलय और विस्तार की नीति को त्याग देंगे, है ना। तो उसके बाद उन्होंने विलय और विस्तार की नीति को त्याग दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1857 का विद्रोह और शाही नौसेना का विद्रोह, एक 1857 में हुआ, एक 1946 में हुआ, है ना। लगभग 90 साल का अंतर दोनों में आता है। इसी तरह नौसैनिक विद्रोह भी जन असंतोष की अभिव्यक्ति था। जैसे भारत में जो बहुत सारे लोग अंग्रेजों से दुखी थे, परेशान थे, संतुष्ट नहीं थे, तो ये सब भी तो भारतीय थे, इनके मन में भी वही भावना थी। नस्लवादी व्यवहार, निम्न स्तर की सुविधाएं इस असंतोष की अभिव्यक्ति का तात्कालिक कारण था। एक तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति में था। आपको पता होगा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बच्चा बच्चा जानता है भारत में, चर्बी वाले कारतूस। कुछ ऐसे कारतूस जो है मंगाए गए थे नई एनफील्ड राइफल के लिए कि उन्हें मुंह से काटना पड़ता था, यूज करने से पहले, प्रयोग करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था दांत से। अफवाह फैली थी कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी है और इसीलिए इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो तात्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का। यहाँ 1946 के नौसैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या है? यहाँ नस्लवादी व्यवहार और निम्न स्तर की सुविधाएं हैं। तो ये भी विद्रोह सेना का ही है। सैनिकों से शुरू हुआ यह असंतोष धीरे धीरे आप देखोगे गैर सैनिक समूह में भी जो है फैल गया। कई सारे लोग इसमें शामिल हो गए, सैनिकों के अलावा गैर सैनिक भी इसमें शामिल होते चले गए। देखो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों को 1946 के शाही नौसेना के विद्रोह में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। उन्हें सिर्फ ये पता है कि कब हुआ था, ठीक है, क्यों हुआ था, कौन सा जहाज था। हमारे यहाँ क्या बच्चे तैयारी करते हैं ना, तो बड़ी अजीब सी तैयारी करते हैं। वो पूरा जो चैप्टर पढ़ते हैं या जो भी वो पढ़ते हैं टॉपिक, उसमें से कुछ बातों को रट लेते हैं और उनको लगता है कि उनको पूरा के पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और यही कारण है कि कई बच्चों का प्रीलिम्स निकल जाता है पर मेंस नहीं निकलता, क्योंकि मेंस में आपका डेप्थ में नॉलेज ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको लिखना होता है वहाँ पर, है ना। सिर्फ जहाज का नाम याद होने से, विद्रोह का वर्ष या सन याद होने से, ईयर याद होने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से शाही नौसेना का ये विद्रोह महत्वपूर्ण था। इसके बाद सरकार ने कैबिनेट मिशन के माध्यम से हमारे यहाँ पर, आपको पता है, भारतीयों के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की। इसी के बाद आप जानोगे कि भारत में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें 3 ब्रिटेन के मिनिस्टर थे। दरअसल ब्रिटेन की सरकार ने 3 ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्यों को, जो ब्रिटेन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको भारत भेजा था। इसीलिए उसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। नाम आपने सुने होंगे। एक तो स्टेफर्ड क्रिप्स, हमारे पुराने साथी, 1942 में भी आए थे क्रिप्स मिशन में। एक पैथिक लॉरेंस, उस समय भारत सचिव हुआ करते थे। और एक एवी अलेक्जेंडर,
ये 3 लोग थे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कैबिनेट मिशन उन्होंने भेजा और भारतीयों को एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की, संविधान सभा के गठन की घोषणा की, संविधान सभा के गठन का फॉर्मूला दिया, तो बाद में कैबिनेट मिशन आया। इस तरह ब्रिटिश शासन की समाप्ति के अंतिम चरण को सूचित करता है शाही नौसेना का विद्रोह। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जिसकी शुरुआत 1857 में हुई थी, है ना। सबसे पहले आपको पता है कि अंग्रेज भारत में आए तो बहुत साल पहले थे, लेकिन पहली बार हमने उनको भारत से भगाने के लिए, भारत से निकालने के लिए जो बड़ी कोशिश की, पहली बार हमने जो है एक बड़ा प्रयास किया, एक बहुत बड़ी कोशिश की, वो 1857 का विद्रोह था। आपको पता है 1857 के विद्रोह से पहले अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास नहीं हुआ था, इसीलिए वो एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है भारत का पहला। तो 1857 में हमने जो शुरुआत की थी, आखिरकार उसका जो अंतिम चरण है वो नौसेना का विद्रोह है। बस इसके बाद भारत से अंग्रेज चले गए। तो ये जो नाविक थे, इन्होंने हड़ताल कर दी थी, मैंने आपको बताया, इन्होंने विद्रोह कर दिया। क्यों किया ये भी मैंने आपको बताया। केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति का इन्होंने गठन भी किया और इसके प्रमुख थे एम खान, ठीक है, एम खान। इन्होंने जहाज पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगाए। मतलब ये जो नौसैनिक थे ना, ये पूरी तरीके से राष्ट्रवाद के रंग में रंग चुके थे। इन्होंने बिना धर्म, बिना जाति और बिना किसी पार्टी का भेदभाव करते हुए सब पार्टियों को अपना जो है साथी बनाया। कांग्रेस के भी झंडे थे, मुस्लिम लीग के भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी थे। कुल मिला के इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, किसी एक पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। इन्होंने दल, धर्म और संप्रदाय से उठकर कार्य किया। मतलब यहाँ आप एक चीज़ और देख सकते हो कि जिस समय भारत में सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा फैल रही थी, बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान हो रहा था, बहुत ज़्यादा धार्मिक रूप से भारत में दंगे हो रहे थे, विभाजन हो रहा था, वहाँ ये नौसेना का विद्रोह अपने आप में एक सांप्रदायिक एकता को आपको दिखाता है कि कैसे इन्होंने बिना धर्म है ना, बिना पार्टी को लेके आगे बढ़ते हुए एक हो के काम किया। इन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की, है ना। अब बात करें इस विद्रोह के प्रसार की, शुरू कहाँ से हुआ? तो ये विद्रोह शुरू हुआ था, अभी मैंने आपको बताया, बॉम्बे में, है ना। बॉम्बे में, आजकल मुंबई, वहाँ एक जहाज से ये शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे बॉम्बे, कराची, कलकत्ता, कोच्चि, दिल्ली, अंबाला, जालंधर, जबलपुर, कोलाना आदि स्थानों तक फैल गया। अब आप देख सकते हो कि इस विद्रोह का प्रसार जो है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरे भारत में आपको दिखाई देगा, सब जगह फैलने लगा। और यहाँ जितने भी इन इलाकों में रक्षा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी थे, मतलब इन्हीं की तरह जो सेना में थे, जो सुरक्षा से जुड़े हुए थे, उन्होंने जो है सैनिकों ने हड़ताल करना शुरू कर दी। आखिरकार मोहम्मद अली जिन्ना, वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कुछ नेताओं ने इनसे जो है अपील की कि आप जो है अपना विद्रोह वापस ले लीजिए, शांत हो जाइए, क्योंकि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। आखिरकार इन नाविकों ने आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण करते समय भी इन्होंने ये बात बोली कि हम विदेशी सरकार के सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं, हम अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं, हमें अपने देश के नेताओं का इतना सम्मान है हमारे मन में, हम उनकी बात मान रहे हैं। सरदार पटेल हमसे कह रहे हैं कि आत्मसमर्पण कर दो, तो हम कर रहे हैं, वरना हम कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकने वाले थे। अब बात करते विद्रोह के प्रभाव की, ठीक है। इस विद्रोह का क्या प्रभाव रहा? तो ये विद्रोह जनता की निडरता और लड़ाकू क्षमता की सशक्त अभिव्यक्ति के तौर पर आपको दिखाई देगा, है ना। वैसे मैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन में बता चुका हूं किस प्रकार से भारत की जनता अपने लड़ाकूपन का, संघर्ष का परिचय दे चुकी थी, है ना। विद्रोह को भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की पूर्ण समाप्ति के रूप में देखा। मतलब ये एक प्रकार से पता है खुश होने वाली बात थी। क्यों थी? क्योंकि अंग्रेज जो है ना, वो भारत में इन्हीं के दम पर ज़्यादा समझदार बन रहे थे, इन्हीं के दम पर जो है हम पर शासन कर रहे थे। अगर यही लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो जाए तो फिर अंग्रेजों को भारत से निकालने में कोई परेशानी नहीं। आप सोचिए कि जब भारत की जनता ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करती थी, कोई आंदोलन करती थी, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कोई भी आंदोलन ले लो,
तो उन आंदोलनों में जनता को अंग्रेजों से दिक्कत नहीं थी, हमसे ही थी। दरअसल हम ही लोग थे जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे और अपनी जनता के आंदोलन को, उनकी आवाज़ को दबाते थे। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम ही थे। अब जब यहाँ सेना भी अंग्रेज के खिलाफ हो गई तो फिर भारतीयों को लगने लगा कि अब अंग्रेजों को कौन बचाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये कुछ ऐसा है कि कोई कमज़ोर व्यक्ति हो लेकिन उसने 4-5 बॉडीगार्ड पाल लिए हो, अच्छे हट्टे कट्टे से अंगरक्षक लेके वो चलता है ना, और खुद बहुत दुबला पतला है। मतलब ऐसा कि अगर कोई उसको जो है एक चाटा मार दे तो वो गिर जाएगा, लेकिन चूंकि उसके साथ बॉडीगार्ड रहते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी बॉडी को गार्ड करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसीलिए कोई जो है उससे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता, है ना। अब वो बॉडीगार्ड ही उसके खिलाफ हो जाए किसी दिन तो सोचिए फिर उसको कौन बचाएगा। यहाँ वही हुआ, क्योंकि अंग्रेज अपने दम पर भारत में शासन करने में सक्षम नहीं थे, है ना। अगर हम उनकी सहायता ना करें तो फिर वो कैसे भारत में राज कर सकते थे। यहाँ वही हुआ कि भारतीयों ने देखा कि अब जो है ब्रिटेन के शासन का अंत होने वाला है, बस अब वो टिक नहीं सकते हमारे सामने, और इसे वे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के समक्ष झुकने के लिए विवश किया। अगर आप देखोगे तो इस विद्रोह का एक महत्व ये भी है कि अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने पड़े, भारत के लोगों के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। किसे? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, आज़ाद हिंद फौज के जिन सेनानियों के, सैनिकों के खिलाफ केस चलाया गया था, है ना। मैंने आपको कर्नल जो है शाहनवाज खान वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया, है ना। उन लोगों को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। इन लोगों के दबाव के चलते आज़ाद हिंद फौज के युद्ध बंदियों को मुकदमा जिनके ऊपर चलाया गया था और जिनको जो है फांसी की सजा दी गई थी, मृत्युदंड की, वेवेल ने उनको माफ कर दिया। साथ ही इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की गई। तो एक मांग इस विद्रोह की ये भी थी कि इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाया जाए, वो मांग भी मान ली गई। आप देख रहे हो कैसे एक समय था कि जब अंग्रेज हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे, अब वो हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनको भी बुला लिया गया और भारतीय मामले पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल समिति भी भारत भेजने का निर्णय लिया गया, जिसे कैबिनेट मिशन बोलते हैं, है ना। और हमारी संविधान सभा की और अंतरिम सरकार की गठन की राह जो है वो क्या हो गई? साफ हो गई, रास्ता साफ हो गया। इस दृष्टि से नौसैनिक विद्रोह जो था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के ताबूत में अंतिम कील के रूप में देखा जा सकता है, लास्ट नेल इन द कॉफिन। अगर आपसे ऐसा पूछे कि शाही नौसेना का जो विद्रोह था भारत में 1946 में हुआ, क्या उसे ब्रिटिश शासन के, भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कील के रूप में देखा जा सकता है? बिल्कुल। या क्यों देखा जाता है, समझ गए आप? हमने उनके ताबूत में कई कील ठोकी, लेकिन ये आखिरी, ठीक है, अंतिम कील थी, बस इसके बाद उनका पैकअप हो गया। आ गया समझ में? चलिए, तो ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के, ठीक है, अंत के में सहायक सिद्ध हुआ। तो ये शाही नौसेना का विद्रोह मैं समझता हूं क्लियर हो गया। सभी लोग कमेंट करके एक बार बता दो कि आपको समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको क्लियर हो गया, और लाइक भी कर दीजिए। अगर सेशन को देख रहे हैं और किसी कारण से लाइक नहीं किया हो, भूल गए हो, तो फिर भी आपको मैं बार बार याद दिलाता रहता हूं कि इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, है ना। चलो, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है राजगोपालाचारी फॉर्मूला। क्या है राजगोपालाचारी फॉर्मूला और कब आया और क्यों आया? आया कब? 1944 में आया। आप सब जानते हैं ना कि उस समय भारत में दो चीज़ें चल रही थी। एक तरफ हम आज़ादी की मांग कर रहे थे, है ना, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो है वो विभाजन चाहती थी भारत का। मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत का विभाजन हो जाए, एक अलग पाकिस्तान बन जाए, और कांग्रेस चाहती थी कि भारत का विभाजन ना हो। तो एक तरफ भारत छोड़ो भी चल रहा था और एक तरफ से भारत को बांटना है कि नहीं बांटना है ये भी चल रहा था। इसीलिए बार बार जो है कोई भी एक मत नहीं हो पा रहा था। ऐसी कोई बात जिसमें भारत विभाजन ना हो, भारत का विभाजन करने की बात ना हो, उसको मुस्लिम लीग नहीं स्वीकार करती।
और जिसमें भारत का विभाजन करने की बात हो जाए उसको कांग्रेस नहीं स्वीकार करेगी। तो क्या हो रहा था ना, डेडलॉक हो गया, गतिरोध हो गया, बात आगे नहीं बढ़ पा रही। ये वैसा ही है कि भाई दो लोग मिलके जो है परिवार आपस में अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, ठीक है, कि चलिए आपके लड़के से हमारी लड़की की हम शादी कर देते हैं, लेकिन दोनों परिवार शादी में तो राजी हैं, लेकिन दोनों परिवार में इस बात को लेकर लड़ाई है कि शादी कहाँ से होगी। एक परिवार कह रहा है कि शादी हम अपने घर से ही करेंगे, अपने शहर से करेंगे। दूसरा परिवार कह रहा है कि नहीं, शादी जो है डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, कोई नई सिटी में जाके वहाँ पर जाकर उस शहर में शादी करेंगे। अब शादी हो ही नहीं पा रही है, कैसे होगी? लोग वेट कर रहे हैं कि शादी की डेट आ जाए, शादी की तारीख आ जाए, बढ़िया सा खाना खाने को मिलेगा, ठीक है, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, और यहाँ पर ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि शादी कहाँ होगी। तो फिर वैसा ही मामला यहाँ भी हो गया। एक कह रहा है कि भारत का विभाजन होगा तो बात करेंगे, दूसरा कह रहा है कि भारत का विभाजन वाली बात पर कोई बात नहीं होगी। तो ऐसे में सबने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की। मेरी बात समझ रहे हैं? इन्हीं में से एक कोशिश की गई राजगोपालाचारी के द्वारा। अंग्रेजों ने तो की, सही आपको पता है, अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन भी आया, लेकिन हमने भी कोशिश की। उसमें एक कोशिश थी ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आपने सुना होगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक गांधीवादी नेता माने जाते हैं, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी माने जाते हैं। इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम था इन्हें? इन्हें राजा जी कहते थे। अगर आपसे कभी ऐसा पूछ लिया जाए राजा जी के नाम से, जैसे सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते थे ना, राजगोपालाचारी साहब राजा जी के नाम से जाने जाते थे। आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा होगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब महात्मा गांधी जी ने दांडी तक की नमक यात्रा की थी साबरमती आश्रम से गुजरात में, उसी समय राजगोपालाचारी साहब ने तमिलनाडु में ऐसी ही एक नमक यात्रा की थी, त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक, है ना। तो ये नमक यात्रा भी कर चुके थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनका बड़ा योगदान भी था। और कई सारे बच्चे एक बात और नहीं जानते, ये महात्मा गांधी जी के समधी भी थे, ठीक है। राजगोपालाचारी जी की पुत्री का विवाह महात्मा गांधी जी के एक पुत्र से हुआ था, तो ये महात्मा गांधी के समधी भी थे, है ना। तो ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, इन्होंने एक रास्ता निकालने की कोशिश की कि जिससे दोनों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो जाए, ठीक है। तो इसमें इन दोनों के मतभेदों को सुलझाने के उद्देश्य से इन्होंने एक रास्ता सोचा कि चलिए ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं बताता हूँ आपको। हालांकि इसमें एक बात और ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को, इस रास्ते को महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त था। मतलब महात्मा गांधी जी भी राजगोपालाचारी के इस फॉर्मूले से सहमत थे। फॉर्मूला क्या था आपको पता होगा शायद, या नहीं पता हो तो बता दूं। इस फॉर्मूले के अनुसार पाकिस्तान की मांग को जो है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति दे दी। कांग्रेस मतलब इस फॉर्मूले ने कि आपको पाकिस्तान चाहिए ना, ठीक है हम बात करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की भी मौन स्वीकृति थी। तो क्या है ये फॉर्मूला? इस फॉर्मूले के अनुसार राजगोपालाचारी ने कहा कि एक काम करते हैं, अभी मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़े। हमारी पहली प्राथमिकता क्या है? हमारी पहली प्राथमिकता आज़ादी है, अंग्रेजों को भारत से भगाना है। और अगर हम लोग अलग अलग होकर लड़ेंगे, एक नहीं होंगे, एकता नहीं होगी, तो अंग्रेज को भारत से कैसे भगाएंगे? तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस की आज़ादी की मांग का समर्थन करे, ठीक है। आप हमारा साथ दीजिए आज़ादी की लड़ाई में, और आप भी हमारे साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाइए। लीग को क्या मिलेगा भाई? चलिए लीग अगर साथ दे तो मुस्लिम लीग को क्या मिलेगा? तो लीग जो है वो केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में हमारा सहयोग करे, आज़ादी की जो हमारी मांग है उसका समर्थन करे। तो अब आपको पाकिस्तान चाहिए ना आपको पाकिस्तान चाहिए ना, ठीक है, पाकिस्तान आपको हम जो है दे देंगे। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने बात मान ली पाकिस्तान, लेकिन कब? आज़ादी के बाद। पहले
आपसी मतभेद बाद में, पहले मिल के अंग्रेजों को भगा देते हैं। जब आज़ादी मिल जाएगी तुम हमारा साथ दो आज़ादी में, जब आज़ाद हो जाएंगे फिर हम आपका पाकिस्तान वाला मामला देखेंगे। हम युद्ध समाप्ति के बाद में एक आयोग का गठन करेंगे। क्या करेगा आयोग? आयोग जो है उन जिलों का क्या करेगा, पहचान करेगा जहां मुस्लिम बहुमत में है। कुल मिला के जहां जहां मुसलमान, आप ये कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों का अलग राष्ट्र होना चाहिए, तो आप समझ रहे हैं हम क्या करेंगे, हम उन जिलों को पहचान करेंगे, उन जिलों को देखेंगे जहां जहां मुसलमान बहुमत में है, और उसके बाद में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो एक अलग देश चाहते हैं कि नहीं। हम जनमत करवाएंगे, एक प्रकार से लोगों से पूछेंगे। अगर वहाँ की जनता अलग होना चाहेगी हम अलग कर देंगे, अलग पाकिस्तान दे देंगे। तो हम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराएंगे, और यदि लोगों ने विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो रक्षा, वाणिज्य और संचार के विषयों को लेकर हम एक संयुक्त समझौता करेंगे और फिर आपको अलग कर देंगे। समझ में आया? आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साहब का रास्ता, फॉर्मूला समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले के अनुसार पहले ये चाहते हैं कि आपस में मिल के आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम भारत पाकिस्तान खेलते रह जाएंगे और अंग्रेज भारत से कभी जाएंगे ही नहीं। तो पहले आपस में मिलेंगे, लड़ेंगे, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेंगे, फिर हम तय करेंगे कि पाकिस्तान का अलग होना है कि नहीं होना है, विभाजन होना है कि नहीं होना है। अगर मुस्लिम बहुसंख्यक जिले जहाँ जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं, अगर वो चाहेंगे कि हाँ हमको अलग कर दो, तो हम आपको अलग कर देंगे, अलग पाकिस्तान दे देंगे। ठीक है? इस प्रकार से कभी आपसे अगर पूछा जाए कि राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया, क्यों आया या किसने दिया, तो आपको क्लियर रहेगा। हालांकि इसको स्वीकार नहीं किया मुस्लिम लीग जो है ना, मुस्लिम लीग को लगता था कि कांग्रेस मूर्ख बना रही है। उन्हें लगा कि ये वो नेताओं के वादों की तरह है जो चुनाव के पहले हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि एक बार हमें जिताइए तो सही, एक बार हमें वोट दीजिए तो सही, एक बार हमारी सरकार बनाइए तो सही, उसके बाद में आपके शहर को, आपके इलाके को, आपके क्षेत्र को अमेरिका ना बना दे, जापान ना बना दे तो कहना। हर घर में लोगों के पास 4 व्हीलर होगी, रोजगार होगा, ठीक है, हर व्यक्ति की जेब में पैसा होगा, सड़कें होंगी, साफ सफाई होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य की उत्तम सुविधा होगी, किसानों की जेब में इतना पैसा होगा कि रखने की जगह नहीं होगी, पैसा उनकी जेब से गिर गिर के जाने लगेगा। ठीक है, खेत में बिना मेहनत किए जो है फसल उग जाएगी, और जब फसल उगेगी तो उसका इतना दाम मिलेगा कि किसान मना कर देगा कि बस बस इतना दाम मत दीजिए, इतना ज़्यादा का हम क्या करेंगे, इतना दाम आपकी फसल का मिल जाएगा, एक बार हमें वोट दीजिए तो सही, एक बार हमारी सरकार बनाइए तो सही। और वो जनता जानती है कि ये नेताजी हमें मूर्ख बना रहे हैं, जीतने के बाद ये हम आपके हैं कौन वाले मोड में आ जाएंगे, है ना, ये सारा विकास इनका खुद का हो जाएगा, है ना, सड़कें बनेंगी लेकिन इनके घर के सामने की, ठीक है, रोजगार मिलेगा लेकिन इनके लोगों को, विकास होगा इसके परिवार का होगा, है ना, बहुत सारे पैसे आएंगे पर इनकी तिजोरी में आएंगे, है ना, रखने की जगह नहीं होगी लेकिन इनके घर में नहीं होगी, हमारा कुछ नहीं बदलने वाला है। तो वैसे ही मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, हम नहीं हैं आपके साथ, क्योंकि हमें आप पर भरोसा नहीं है, आज़ादी के बाद क्या पता आप पलट जाओ, आप हो सकता है कि इस बात को वापस जो है, क्योंकि कौन फिर हमारा साथ देगा। तो मुस्लिम लीग अड़ी हुई थी कि नहीं, पहले बंटवारा होगा, विभाजन हो तो आज़ादी में आपका साथ देंगे, वरना हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहेंगे। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी वही मामला हुआ। फिर अगला प्लान आया वेवेल। उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था, आपको पता है, माउंटबेटन के पहले यही वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, जो भारत के उस समय के वायसराय थे। इन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया, एक योजना बनाई। दरअसल इन्होंने जून 1945 में संवैधानिक सुधारों से जुड़ी हुई एक रूपरेखा प्रस्तुत की, एक लेआउट प्रस्तुत किया, और इस पर विचार करने के लिए जो भी इनका फॉर्मूला था, जो भी इनका प्लान था, उस पर विचार करने के लिए इन्होंने भारतीय प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया शिमला में। कहाँ बुलाया? आजकल
हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, आपको पता है शिमला, तो शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, इसको शिमला सम्मेलन भी कहते हैं, है ना। तो शिमला सम्मेलन में क्या था, शिमला सम्मेलन में यही था कि भाई एक रास्ता निकाला जाए। दरअसल फंस गया था पूरा मामला, जो मैंने आपसे कहा, सारे भारतीयों को बुलाया जाए, सारी पार्टी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सबको बुलाया जाए और क्या करना है, कैसे करना है, इस पर विचार किया जाए। तो इन्होंने एक प्लान बनाया और शिमला सम्मेलन आयोजित किया। क्या था ये प्लान, आखिर वेवेल साहब अपने पिटारे से क्या निकाल के लाए हैं। राजगोपालाचारी का तो फेल हो गया, है ना, क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। इस बार हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इनके सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये मुसलमानों को छोड़ नहीं सकते थे। दरअसल अल्पसंख्यकों को अपना हक दिलाने के नाम पर ही ये भारत में बंटवारा करते आए हैं, एक दूसरे को लड़ाते आए थे। तो इन्होंने फिर वही किया, हिंदू मुस्लिमों को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि हिंदू और मुसलमानों की संख्या एक जैसी नहीं है, आप सब जानते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक थे, मुस्लिमों की जनसंख्या हिंदुओं से काफ़ी कम थी। फिर भी ये दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में बराबर बराबर प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। फिर एक नई परिषद बनेगी वायसराय की। अभी तक आपको पता है वायसराय की परिषद जो थी, जिसे कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे, इसमें हम लोग मांग कर रहे थे कि सारे भारतीय होने चाहिए। तो एक नई परिषद बनेगी वायसराय, तो उसमें वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर सारे सदस्य भारतीय होंगे। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति जो है वो होगा ब्रिटिश वायसराय, और दूसरा जो है उसका जो रक्षा मंत्री, एक प्रकार से आप देख सकते हो, वो अंग्रेज होगा, बाकी सारे मंत्री भारतीय होंगे। ठीक है, हम सब कुछ आपको दे देंगे, वित्त दे देंगे, हम आपको संचार दे देंगे, है ना, गृह दे देंगे, सारे मंत्रालय आपको दे देंगे। सभी विभाग भारतीयों को सौंपे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, रक्षा विभाग को छोड़कर, रक्षा विभाग भारतीयों को नहीं मिलेगा, वो ब्रिटेन का मंत्री रहेगा, बाकी सारे भारतीय हो जाएंगे। वायसराय के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। अब ये जो हम मांग कर रहे थे ना बार बार कि वायसराय के अधिकार में कटौती करो, कमी करो, ये वायसराय को आपने बहुत पावरफुल बना रखा है, बहुत तेवर जो है इसके चढ़ गए हैं। तो इसीलिए क्या करें, वायसराय के अधिकारों में कटौती करो। पर इन्होंने मना कर दिया कि वायसराय के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी, मतलब अपना कुछ कम नहीं करना है, अपनी सारी पावर जो है वो रहनी चाहिए, है ना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए यहाँ पर वो विवेकहीन तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करेगा जैसे पहले करता था। अब इस बीच क्या हुआ, ये भी सम्मेलन भी फेल हो गया, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। दरअसल यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया। तो मैंने आपको राजगोपालाचारी फॉर्मूला बताया, मैंने आपको वेवेल प्लान बताया, शिमला सम्मेलन बताया। इस बीच हो गए ब्रिटेन में चुनाव। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हो गए और चुनाव में इस बार जो है लेबर पार्टी की जो है श्रम दल जो था वहाँ का, उसकी सरकार बनी, बहुमत मिला। और जिस व्यक्ति का मैंने आपको बताया था ना, विंस्टन चर्चिल, जो बहुत ही काइया आदमी था, वो हार गया। विंस्टन चर्चिल की जगह पर ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने क्लीमेंट एटली। बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। तो ध्यान रखिएगा, आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। कौन प्राइम मिनिस्टर था आज़ादी के समय ब्रिटेन का? क्लीमेंट एटली, है ना, ये नाम भी याद रखिएगा। चर्चिल की चर्चा बंद हो गई और चर्चिल की जगह क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। इस बीच भारत में चुनाव भी करवाए गए। आप सब जानते हैं कि 1936 में भारत में चुनाव हुए थे, उसके बाद से भारत में चुनाव ही नहीं हुए, है ना। बीच में दूसरा विश्व युद्ध, कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने, मैंने आपको बताया था 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में मुक्ति दिवस मैंने आपको बताया था मुस्लिम लीग और अंबेडकर के द्वारा मनाया गया था। तो तब से लेकर भारत में चुनाव नहीं हुए थे, बहुत साल हो गए थे, है ना, क्योंकि बीच में दूसरा विश्व युद्ध आ गया था और बीच में हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह किया था, तो कोई जो है उस समय चुनाव वगैरह नहीं हुए थे। आखिरकार 1945-46 में इंडिया में चुनाव हुए, बहुत सालों के बाद। लेकिन इतने सालों के बाद जो चुनाव इंडिया में हुए, काफ़ी कुछ बदल गया था। बदल ये गया था कि पिछली बार कांग्रेस को
लगभग लगभग सभी लोगों का जो है समर्थन था, मुसलमानों का भी था, हिंदुओं का भी था, सबका भी था। पर अब माहौल बदल गया। अब जब चुनाव हुए तो जितनी मुस्लिम बहुल सीटें थी, जहाँ जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे, वहाँ पर मुस्लिम लीग को ज़बरदस्त सफलता मिली, ठीक है, और गैर मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस को सफलता मिली। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि अब मुसलमान जो हैं भारत के, वो मुस्लिम लीग के साथ में है। और मुस्लिम लीग क्या चाहती है? बंटवारा, अलग पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि भारत के अधिकांश मुस्लिम जो हैं वो बंटवारा चाहते हैं, क्योंकि वो लीग को समर्थन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे कि ये कांग्रेस की विफलता थी कि उन्होंने मुसलमानों का समर्थन खो दिया। बंटवारा नहीं होता, अगर अकेली मुस्लिम लीग ये मांग कर रही होती तो बंटवारा नहीं होता। लेकिन अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि सिर्फ लीग नहीं चाहती बंटवारा, भारत के मुसलमान भी जो है, अधिकांश मुस्लिम जो है बंटवारा चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने लीग का समर्थन कर दिया। अगर यही सब, और कांग्रेस की जो छवि है ना, कांग्रेस की छवि या इमेज जो है वो हिंदू या गैर मुस्लिम पार्टी की बन गई कि ये हिंदुओं की पार्टी है, गैर मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों के लिए इसमें कुछ नहीं रखा है। ये मुस्लिम लीग ने लगातार कई सालों से मुसलमानों के मन में ये बात भर दी थी कि मुस्लिमों के हितों की अगर बात है, मुस्लिमों की हित अगर कोई कर सकता है हित, तो वो कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग है। कांग्रेस मुसलमानों को कुछ नहीं दे सकती, वो हिंदुओं की पार्टी है। ये साबित करने में मुस्लिम लीग सफल हो गई, ठीक है। तो यहां मुस्लिम लीग जो है, मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली, मुसलमानों की सीटों पर मुस्लिम लीग विजयी हुई, और कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट मिल गया कि भारत का विभाजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग भी चाहते हैं, है ना, आम मुसलमान भी चाहते हैं। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 59 सीटें मिली, है ना, और लीग को 30। अब आप देखो, बहुत ज़्यादा अंतर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में नहीं रह गया। एक समय मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने कहीं नहीं टिकती थी, लेकिन आज अगर कांग्रेस को 59 सीट मिली तो आधी सीटें लीग को भी मिल गई। मतलब अब मुस्लिम लीग आधे तक आ चुकी है कांग्रेस के, है ना, और वो भी सिर्फ मुस्लिमों के समर्थन से। कांग्रेस को तो सबका समर्थन है, लेकिन मुस्लिम लीग को सिर्फ मुसलमानों का समर्थन है, फिर भी इतनी सीटें जो है वो ले गए। इस प्रकार प्रांतों में भी हुआ, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला। जहां जहां मुसलमान ज्यादा थे वहां लीग को बहुमत मिला। बंगाल और सिंध, ये 2 ऐसे प्रांत थे, है ना, बंगाल और सिंध 2 ऐसे प्रांत थे जहां पर लाइव मिलेगा, लाइव पेड बैच में आपको वीडियो लाइव मिलेगा, क्लासेस लाइव मिलेगी। पर अगर किसी बच्चे की छूट जाएगी तो रिकॉर्डेड भी वो देख सकता है, कोई इशू नहीं रहेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोथ विल बी अवेलेबल, है ना। अब बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे, वहाँ लीग की सरकार बनी। सिंध में जो है वहाँ भी मुस्लिम ज़्यादा, आजकल आपको पता है कि सिंध पाकिस्तान में है, तो वहाँ भी मुस्लिम ज़्यादा थे, तो वहाँ भी मुस्लिम लीग की सरकार बनी। तो 2 बड़े प्रांत भारत के जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे वहाँ लीग की सरकार बन गई, मतलब वहाँ के लोग लीग के साथ। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार से मुस्लिम लीग को जो सफलता मिली, उससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि भारत का विभाजन जो है वो तो होना ही है, वो तो अब लोग भी चाहते हैं अधिकांश। और आगे आपको पता है कि इसके बाद तो मुस्लिम लीग के पावर और बढ़ गए, मुस्लिम लीग के तेवर और तीखे हो गए, और भारत को जो है उन्होंने बंटवारा करने के लिए जी जान लगा दी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ठीक है, चलिए ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। अगला सेशन जब हम लोग करेंगे तो हमारा जो स्वतंत्रता है वहाँ तक का मामला कंप्लीट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन, एटली की घोषणा, ठीक है, जो उन्होंने की थी, और उसके साथ माउंटबेटन प्लान, 3 जून योजना जिसको कहते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, और किस प्रकार से भारत को अंग्रेजों ने आज़ाद किया और क्या रास्ता निकाला। अभी तक हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, वो रास्ता भी हमको मिल जाएगा। कब? अगले सेशन में आप समझ जाएंगे किस प्रकार से बातों को आगे बढ़ाया गया। यदि ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करिए। जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, आगे देखेंगे, रिकॉर्डेड देखेंगे, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर भूल जाए, किसी कारण से रह जाए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा, जाते जाते लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूपीएससी विद चंचल कुमार। और
कब आएंगे? 3 बजे। इसके बाद हमारी अगली क्लास अभी होगी 2 घंटे के बाद। 3 बजे से 4 बजे तक हमारा अगला सेशन आपको पता है कौन सा होने वाला है? हमारा अगला सेशन जो है वो अब की बार प्रीलिम्स पार होने वाला है, जिसमें आज हम लोग करेंगे संविधान में मूल अधिकारों से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट। तो अब मूल अधिकारों से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो हम लोग 3 बजे करेंगे। तो 3 बजे लाइव आ जाइए सभी लोग। तो उसमें क्या है कि अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, मज़ा आएगा, प्रैक्टिस होगी, कंपटीशन होगा, है ना? ठीक है, चलिए तो इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।